हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीए सेंटर। आज हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, जो आपका इकोनॉमिक और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है, हम सबसे पहले ये जान लेते हैं। कहा जाता है कि फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द इंडिया, हरित क्रांति के पिता या जनक भारत में किसको कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। उनके अभी पिछले वीक जो है कि उनकी डेथ हो गई है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें पता हो कि एम एस स्वामीनाथन का कितना रोल ग्रीन रेवोल्यूशन में रहा और ग्रीन रेवोल्यूशन का कितना रोल इंडिया के एग्रीकल्चर में रहा, और इंडिया का एग्रीकल्चर कितना इंडियन की पॉपुलेशन के लिए या फिर इंडिया एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमिक में कितना रोल प्ले करती है। मित्रों, जब अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हरा भरा चीजें नजर में आती हैं। एम एस स्वामीनाथन सर ऐसे व्यक्ति थे जो 98 एज में जो है कि अपनी इनकी डेथ हुई है अभी, और इन्होंने भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति 1960 के दशक में लाया। कहा यह भी जाता है कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया तो उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। और अगर हम फादर ऑफ द इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो हम वर्ल्ड लेवल पे भी बात करेंगे कि फादर ऑफ द वर्ल्ड इन सेक्टर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन विश्व में हरित क्रांति के पिता कौन रहे या जनक कौन थे, इन दोनों की बात हम करेंगे। और इसके साथ हम ये भी बात करेंगे एग्रीकल्चर का रोल और आज प्रेजेंट टाइम में ग्रीन रेवोल्यूशन कितना सक्सेस रही और कितना चैलेंजेस उसने छोड़ के गया। कहते हैं कि जब हम कोई बात करते हैं तो उसका कोई एब्सोल्यूट नहीं होता है, मतलब चीजें सब्जेक्टिव होती हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि पूरी तरह से कोई चीज ना तो सही होती है और ना ही पूरी तरह से गलत होती है। अगर हमें कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑफ द रिन्यूएबल चीजें की बात में बात करते हैं तो कहने का मतलब ये है पूरी तरह से नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम बात करते हैं, कहते हैं जीरो इमिशन है, तो हमारे दिमाग में आता है कि भाई कोई कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्रीन हाउस गैस जनरेट नहीं करती हैं, बट हम वही देखते हैं जो हमें दिखाया या बताया जाता है। लेकिन जैसा जरा सा हम 2 कदम पीछे अपने चले तब हमें याद आता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जिससे हमारा व्हीकल चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होती है हमें तब पता चलता है। जब 2 कदम हम पीछे जाते हैं हमें पता चलता है अरे ये तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है कोल से होती है, हाइड्रो पावर प्लांट से होती है, न्यूक्लियर थर्मल प्लांट से होती है। तो हमारे दिमाग में आता भैया ये तो कहाँ रेनेबल है, अभी हम लड़ाई ही लड़ते हैं कि हम कोयले को जो है कि जीरो जीरो यूज कोयला के बेस पे एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। उसी तरह से जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है इको फ्रेंडली है। देखिए, इको फ्रेंडली नाम से नहीं होता है, काम से भी होना चाहिए। सीएस सेंटर बहुत पॉपुलर है, ऐसा नहीं कि सीएस सेंटर बस नाम का है, अगर पॉपुलर है तो वो काम भी होना चाहिए उस हिसाब से, तब उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। यहाँ पे हम आज बात करेंगे मित्रों ग्रीन रेवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन को लेकर। कॉन्टेक्स्ट यही है कि एम एस स्वामीनाथन का 98 एज में जो कि अपने चेन्नई में उनकी डेथ हो गई। ये 1960 के दशक में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, और ग्रीन रेवोल्यूशन लाने से पहले कुछ योजनाएं भी चलाई गई थी कि जिससे हम एग्रीकल्चर में सेल्फ डिपेंडेंट बने। एग्रीकल्चर में सेल्फ इंडिपेंडेंस बनने का तात्पर्य यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट से है कि फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा को लेकर के है। लेकिन अगर हम और चले 20 साल 15 साल पहले, 1947 से पहले, तो हम याद करते हैं कि ब्रिटिश ने हमारी एग्रीकल्चर को कैसे ध्वस्त करके रख दिया। उसी का नतीजा था कि जब हम इंडिपेंडेंस बने तो हम भूखमरी की चपेट में बहुत ज्यादा थे, और एक तरफ इंडिया यूनाइटेड होने के लिए कोशिश कर रहा था तो दूसरी तरफ लोगों का पेट भरने के लिए भी कोशिश करना था, और लोगों का पेट भरने के लिए अनाज हम विदेशों से लाया करते थे। चलिए ला रहे थे तो ठीक है, लेकिन विदेशी जो शक्तियां थी हमारे ऊपर अपना वर्चस्व डालने की कोशिश करते थे। एक तरफ हम ब्रिटेन से आजाद हुए थे कॉलोनी से, दूसरी तरफ हम कैसे उन विदेशी शक्तियों का गुलाम फिर से बन जाए अपनी खाद्य सुरक्षा की आपूर्ति के लिए। फिर उसके बाद प्रकृति ने भी कहर हमारे ऊपर ढाया।
जिससे सूखा पड़ा, ड्रॉट आया, और जो एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत थी वो भी पूरी तरह से खत्म हो गई। इसी की कॉन्टेक्स्ट में इंडिया इंडिपेंडेंस जब हुआ तो 1955 के आसपास इरिगेशन प्रोजेक्ट शुरू किया कि जैसे सिंचाई की सुविधा प्रोवाइड करवाई जा सके। जब ड्रॉट हुआ तो कहने का मतलब है जो सिंचाई का संसाधन था, जो रिसोर्स था, कंप्लीटली हम मानसून पे डिपेंडेंस है। इंडिया मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है और ये हर 4 साल 5 साल पे क्लाइमेट चेंज या फिर बोल सकते हैं इल्निनो के इम्पैक्ट में आता है। हमने कई बार डिस्कस भी किया है इल्निनो के बारे में। इल्निनो, इंडियन डाइपोल, इन सारी चीजों का कनेक्शन इंडिया के मानसून पे होता है और हर 4 साल 5 साल पे देखने को मिलता है। और जब ड्रॉट देखने को मिला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इरिगेशन प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड इरिगेशन प्रोग्राम शुरू किया, बट ये उतना कारगर नहीं हुआ। तो इसी को और एक्सटेंड करके 1964 के आसपास हम एक्सटेंडेड इरिगेशन प्रोग्राम शुरू किए और ये एक तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए एक पिलर की तरह काम किया। पिलर की तरह मतलब जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन लाएं तो ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस हो उसके लिए कुछ चीजें अहम जरूरी थी, बहुत जरूरी। क्या थी? इरिगेशन, फर्टिलाइजर और अच्छी क्वालिटी की सीड, जो बीज, पानी और उसके प्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजर की जरूरत थी। कहा जाता है कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया उसके लिए 3 चीज जो अहम थी, उनमें से 3 चीजें हैं, बेस्ट क्वालिटी की सीड हो और इरिगेशन फैसिलिटी पूरी तरह से हो और फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड प्रॉपर यूज किया जाए। और एम एस स्वामीनाथन ने एक ऐसी हाई यील्ड वैरायटी सीड प्रोड्यूस किया गेहूं और धान की, और उसकी देन थी कि हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ही सक्सेसफुल रहा। 1965 के आसपास शुरू किया गया और 1970 तक मैक्सिमम 4 से 5 साल पे के अंदर ही हम फूड सेल्फ सफिशिएंट हो गए, आत्मनिर्भर हो गए हम खाद्य सुरक्षा पे। अगले 3 से 4 साल 1972-73 तक जाते जाते ना केवल हम अपने पेट भरने लगे, खाद्य सुरक्षा के लिए सेल्फ डिपेंडेंट हुए, बल्कि एक्सपोर्ट भी करने लगे। तो हम यहाँ पे आज बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन का एक प्रोसेस जो था किस हिसाब से आगे बढ़ा। यहाँ पे एम एस स्वामीनाथन को सर को देख सकते हो, यहाँ पे इनकी फोटो कहा जाता है फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में देखा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन लाएं, बात समझ रहे? ऐसी क्या जरूरत थी कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन लाएं? हमने क्या कहा? हमने कहा कि ड्रॉट आया, हम विदेशी शक्तियों पे डिपेंडेंस है फूड के लिए, फूड की महामारी या फिर बोल सकते हो फूड की कमी हुई, इस वजह से लाए। और लाए जब हम तो उसकी चीजें, और अगर हम देखें यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन सीरीज ऑफ द यूनिवर्सिटी 1962, हमने बहुत सी चीजें लाए और उसमें अच्छी क्वालिटी के हाई यील्ड वैरायटी और फिर उसके पेस्टिसाइड वगैरह सारी चीजें हम यूज किए। जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो इसके लिए दोस्तों 3 चीज अहम जरूरी थी। इरिगेशन या बोल सकते हो सिंचाई, दूसरी आपके लिए बोल सकते हो कि बेस्ट क्वालिटी की आपके पास सीड होनी चाहिए, हाई यील्ड वैरायटी सीड। तीसरी चीज जो थी आपके लिए यहाँ पे पेस्टिसाइड। इन चीजों की अहम जरूरत थी जिससे हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस हो। इसके बाद अगर हम और आगे आकर के बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, एम एस स्वामीनाथन है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर बात करते हैं नॉर्मन बोरलॉग, ये इनकी फोटो है नॉर्मन बोरलॉग का। इनको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन द वर्ल्ड वाइड। लेकिन एम एस स्वामीनाथन को फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया में इनको नॉमिनेट बोला जाता। 19 अगर हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की 1960 से इसकी प्रक्रिया हम पूरी तरह से शुरू कर दिए थे और इसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन की बहुत सी चीज़ें इसमें दी गई हैं,
बट वो हमारे लिए जरूरी नहीं। जरूरी एक ये भी है कि यूपीएससी कुछ अलग तरीके से सवाल पूछ देखती है कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो हमें पता होना चाहिए कौन थे ये। इनके बारे में हमें शास्त्री जी थे, लाल बहादुर शास्त्री, छोटे कद के थे, आदम जमीनी जो कि नेता थे। और इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। अब आप कहेंगे जय जवान जय किसान से कॉन्टेक्स्ट क्या है? 1962, 1965 और 1965 का स्पेशली हमने पाकिस्तान के साथ वार लड़ा था। ठीक है, आप समझिए कि हम एक तरफ लड़ाई लड़े या फिर दूसरी तरफ अपने सिटीजन्स का पेट भरे। तो उन्होंने कहा कि देश की तरक्की के लिए दो ही लोग आज हमारे काम आ सकते हैं, वो है एक जवान जो सुरक्षा और दूसरा किसान जो कि हमें पेट भर सकता है। गांव में जाएंगे आपको तो एक चीज मिलेगा कि हर ट्रैक्टर के पीछे लिखा होता है जय जवान जय किसान। लेकिन इसी का एक्सटेंशन दिए हमारे जो अब नहीं रहे हमारे बीच में अटल बिहारी वाजपेयी, जय जवान जय विज्ञान का नारा दिया। आप समझ रहे हैं? तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात थी। इसके बाद अगर हम और बात करें इसमें लेकर के ऑब्जेक्टिव क्या था, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, एक सेकेंड, ग्रीन रेवोल्यूशन वो किस किस क्रॉप्स के लिए थी? देखिए क्रॉप्स तो मोस्टली 5 थी, 5 क्रॉप्स थी, बट इसमें से 2 ज्यादा सक्सेस हुई। 2 क्या थी? व्हीट और दूसरा राइस। और 3 अगर हम बात करें तो वो मोटे अनाज थे, जैसे आप बोल सकते हो मैच, ज्वार, बाजरा। बात समझ रहे? ये 3-4 और थे, बट ये 2 चीज ज्यादा सक्सेस हुई और हमारे कंट्री में। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर के, ये कुछ पॉजिटिव भी चीजें थी इसके साथ, एक सेकेंड, कुछ पॉजिटिव भी थी और कुछ इसके साथ निगेटिव थी। अगर हम पॉजिटिव की बात करें और उसी को हम अगर उलट दें और उसका पिरामिड चेंज कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं कि कहते हैं भैया ये जो है कि उसी का अपोजिट हो गया। जैसे हम अगर बात करें पॉजिटिव में, नंबर 1 जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हुआ। दूसरी चीज जो प्रोडक्शन एरिया थी, जैसे मान लीजिए कुछ जगह नहीं होती थी खेती, लेकिन वहाँ इरिगेशन प्रोवाइड करवा दिया गया, फर्टिलाइजर दे दी गई, अच्छे किस्म की जो कि बीज दे दिया गया, वहाँ पे हुआ। इस वजह से जो कि ये इंक्रीज हुआ। तीसरा अगर हम बात करते हैं कि इसमें क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, क्या मिलती है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो कि मिली अच्छी खासी। ये 3 चीजें थी। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसी के साथ चौथा तो जो इंफ्रा था, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए रोड था, प्लस उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी थी, ये जो कि इंक्रीज हुआ। बात समझ रहे? और इसके बाद अगर हम बात करें तो फूड जो इन्फ्लेशन था, एक सेकंड मैं इसको मिनिमाइज करता हूं, ठीक है। 5वां फूड इन्फ्लेशन हुआ। और छठा जो फूड सिक्योरिटी थी हम उसको सिक्योर किए। और 7वां अगर हम बात करें तो हम एक्सपोर्ट किए और एक्सपोर्ट करके फॉरेन करेंसी को भी अपने देश में इंक्रीज किए। अब हम इसकी नेगेटिविटी की बात करते हैं। देखिए इरिगेशन जब किया गया, इरिगेशन सिंचाई, ठीक है, जब सिंचाई की गई तो ये ग्राउंड वाटर को यूज किया गया और जिससे क्या हुआ, सैलिनिटी या फिर लवणता जो है कि इंक्रीज हुआ ग्राउंड वाटर लेवल पे। दूसरी चीज जो लेबर थे उसको एक्सप्लॉइट किया गया, किसके द्वारा? जो टेनेंट थे, जो जमींदार लोग थे, उन्होंने जो लेबर लोग थे, मजदूर लोग थे, उनका जो है कि किया। और इसके बाद जो हमारी हेल्थी फूड था उसकी न्यूट्रिशन लेवल पे
उसका रिडक्शन हुआ। कैसे? जैसे हम बहुत केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह यूज किए, और इससे क्या हुआ, क्वालिटी ऑफ द फूड डिक्रीज हुआ। और इसके बाद अगर हम और आगे चल करके बात करें इस पे, तो रीजनल डिस्पारिटी आए। क्या आया? रीजनल डिस्पारिटी आया। रीजनल डिस्पारिटी का मतलब ये हो गया क्षेत्रीय असमानताएं आ गई। ठीक है, क्षेत्रीय असमानता समानता आ गई। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक मैप बना रहे हैं आपके साथ, थोड़ा सा अब हमें टाइम दीजिए। यहाँ पे हम आपके साथ एक मैप बनाएंगे, अभी आप खुद क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये इंडिया का मैप है। ओके, अब यहाँ पे हम आगे चलेंगे तो ये आ जाता है। अब दूसरी तरफ अगर हम आएंगे तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, एक सेकेंड मैं कलर चेंज करता हूं। जो ग्रीन रेवोल्यूशन था दोस्तों, ये आपका इस एरिया पंजाब, यहाँ पे हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के एरिया में ही लिमिटेड रह करके रह गया। तो आपके दिमाग में ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, पहली बात कि जो यहाँ के फार्मर थे, इनके पास कैपिटल बहुत था। कैपिटल इन द सेंस ये पैसे बहुत थी, पूंजी बहुत ज्यादा थी, और इस वजह से इनके पास ये क्षमता आई कि ये केमिकल्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन प्रोसेस और महंगी हाई यील्ड वैरायटी सीड खरीद पाए। और तीसरी चीज, जो यहाँ का क्लाइमेट था ये वीट के लिए फेवरेबल था। लेकिन आप कहेंगे कि तो राइस के लिए भी किया गया, तो इस तरफ क्यों नहीं हुआ? तो इसलिए ये नहीं हुआ कि ये इधर के जो किसान थे ये पुअर थे, और इनके पास कैपेसिटी थी, इस वजह से यहाँ पे ये पेडी वगैरह भी यूज करना शुरू कर दिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे थी जिसको बात की। और इसके बाद अगर करेक्टर की बात किया जाए, करेक्टर या नेचर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले देखिए कि आपको होता है मल्टीपल क्रॉप्स को यूज किया गया। मल्टीपल क्रॉप्स को जो कि यूज किया गया, और इसको जैसे वीट को, फिर उसके बाद राइस को, मैच, मक्का, ये सारी चीजों को यूज किया गया। अगर दूसरा नेचर हम इसकी बात करते हैं तो ये पैकेज इनपुट दिया। अब यहाँ पे पैकेज इनपुट का मतलब यही हो गया कि हाई यील्ड वैरायटी थी, फिर की सीड थी, फिर उसके बाद इरिगेशन इसको जो है कि इस तरह से प्रोवाइड किया गया, फर्टिलाइजर दिया गया, ठीक है, और पेस्टिसाइड अगर रोग वगैरह लगते हैं तो इनको। और उसके बाद तीसरी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लेकर के कि तीसरी चीजें इसमें क्या है, तो इसमें जो ग्रीन रेवोल्यूशन था इसमें ये 5 क्रॉप्स पे था। ये एक निगेटिव इसको मान सकते हैं हम कि निगेटिव था कि ये लिमिटेड क्रॉप्स के लिए था, केवल 5 क्रॉप्स के लिए था। 2 हमने कहा जो कि वीट थी, राइस था, मैच था, मक्का था। तो तीसरा अगर हम लास्ट में बात करते हैं तो इसने और जो बात किया, ये क्रेडिट दिया गया, मतलब पूंजी इनको लोन वगैरह प्रोवाइड करवा गया बैंक से जो, या फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन से। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात थी कि रियल में क्या था। अगर अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, अगर अब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो आप कह देंगे कि एग्रीकल्चर से। जनरली फोकस किया जाता है वीट प्लस राइस पे। दूसरा अगर नेचर पूछा जाए, एरिया जो फोकस था आपका पंजाब बोल सकते हो, हरियाणा बोल सकते हैं, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं। तीसरी अगर बात किया जाए कितनी क्रॉप्स के लिए था, 5 क्रॉप्स के लिए था, 5 क्रॉप्स। चौथा बात किया जाए ये हाई यील्ड वैरायटी सीड प्रोवाइड किया, फर्टिलाइजर किया, फिर उसके बाद इरिगेशन वगैरह प्रोवाइड किया गया। पांचवा देखा जाए तो ये डिस्पारिटी रीजनल देखने को मिला। और छठा अगर हम देखने को इसमें देखें तो जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट पूंजी दी गई उसके बारे में बात किया जाए। और सातवां अगर बात किया जाए तो इसमें अगर किया जाए
तो जैसे मान लीजिए कि रीजनल डिस्पैरिटी थी, अदर एरिया में क्यों नहीं रहा इसके लिए। इसके बाद कुछ निगेटिव पॉइंट भी रहे हैं, जैसे मान लीजिए सैलिनिटी वगैरह आई, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन लेवल, ये सारी चीज़ें जो कि इंक्रीज किया और डिक्रीज किया। तो ये हमारा था ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में कि कब शुरू हुआ, क्या ऑब्जेक्टिव था, फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन कौन थे, और इंडिया के और वर्ल्ड के हमने सारी चीज़ें डिस्कस किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस समय के कौन थे, इसको भी हमने डिस्कस किया। रीजन क्या था कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन लाए। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स कम मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस किया। तो इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।